राम राम किसान भाइयों। तो ये इस सीरीज़ का तीसरा वीडियो है जिसमें हम कमेंट्स का रिप्लाई का वीडियो बनाते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच पाए। बाकी सारे कमेंट्स का रिप्लाई तो सारे कमेंट्स के साथ साथ किया जा चुका है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक ये बात पहुंच जाए, इसके लिए मैं इसके वीडियोज़ बनाता हूँ। सारे के सारे कमेंट्स वीडियो में कवर करना भी पॉसिबल नहीं है, तो मैं रैंडमली कमेंट्स चूज़ करता हूँ, उनके स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लेता हूँ और फिर उनका वीडियो बना के कंपाइल कर देता हूँ। सब लोगों के कमेंट्स लाना मतलब कई बार बहुत ज़्यादा कमेंट्स हो जाते हैं, उनके रिप्लाई करते करते ही काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन अभी तक आप मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर देखेंगे तो लगभग 99.9% कमेंट्स ऐसे होंगे जिनका मैंने रिप्लाई किया होगा। 0.1% ही ऐसे होंगे जिनका शायद ही मैंने रिप्लाई किया होगा, बट 100% के आसपास ही होगा जिन कमेंट्स का रिप्लाई। अगर मेरे को उनका आंसर नहीं पता तो साफ साफ मना कर देता हूँ, तो दूसरा कोई यूज़र अगर कमेंट देखता है तो उस पर रिप्लाई कर देता है। ख़ास तौर पे ये वाला जो कमेंट है उसका कुछ इसी तरीके का एग्ज़ाम्पल है कि इन्होंने बोला कि मेरे फार्म पे हाउस फ्लाई का अटैक हो गया है, तो मेडिसिन से कैसे करें। तो ये जो आंसर है ये किसी और यूज़र अर्जुन सर के तरफ से आया था, वही मैंने यहाँ पे उनको बता दिया है कि भाई 1 ml डेसिस को लेके आप 1 लीटर में ऐड करके उसको स्प्रे कर दें। और वैसे इसका ट्रीटमेंट का सबसे अच्छा है कि आप प्रिकॉशन रखें कि आपके फार्म में मक्खी घुसे ही ना। आप जाली यूज़ करें, आप जब हवा दे रहे हैं तो वो जो डोर है उसमें जाली हो तो मक्खी ना घुसे। मक्खी अंदर घुस गई है तो कुछ ऐसे स्प्रे का यूज़ करें जिससे मक्खी और मच्छर बाहर निकल जाएं, रादर दैन कि दवाई का यूज़ करना पड़े। तो प्रिकॉशन पहले कर लें कि मक्खी अंदर ही ना जाए फार्म में आपके, और अगर घुस भी गई एक आध तो हल्के फुल्के स्प्रे से निकल जाए। वो स्प्रे बेड पे ना डालें और मशरूम के ऊपर ना गिरे, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये हमारा पहले कमेंट का रिप्लाई है। हाउस फ्लाई की कोशिश करें कि फार्म के अंदर ही ना जाए, जाली यूज़ करें, नेट यूज़ करें। कोई अंदर जा रहा है तो वो ध्यान रखें कि भाई नेट का प्रॉपर तरीके से यूज़ हो रहा है। जब आप हवा दे रहे हैं, फ्रेश एयर दे रहे हैं, तो आप नेट के थ्रू वो फ्रेश एयर जाए तो बहुत अच्छा है। तो इन तरीक़ों से आप हाउस फ्लाई के अटैक को रोक सकते हैं। दूसरा कमेंट है, इस तरीके के कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इसमें मेरी तारीफ़ आ जाती है कि भाई सराहनीय काम कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फर्स्ट फ्लश ले लिया था। इनका क्वेश्चन ये था कि फ़र्स्ट फ्लश ले लिया है, अब दूसरे फ्लश के लिए क्या टेम्परेचर इनको वापस से बढ़ाने की ज़रूरत है, जो कि केस रन में यूजुअली हम लोग करते हैं। 18 से 23 डिग्री सेल्सियस हमारा केस रन और माइसीलियम रन में रहता है। तो क्या इनको वापस से 18 से 23 डिग्री सेल्सियस करने की ज़रूरत है? तो इनके क्या हुआ था, इनका क्वेश्चन ये था कि फ़र्स्ट फ्लश लेने के बाद भी पिनिंग तो रहती है, पिनिंग भी रहती है और पिन हेड्स भी रहते हैं। तो इनका कन्फ्यूज़न ये था कि पिनिंग और पिन हेड है जिनके लिए ज़रूरी होता है 16 से 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो क्या इनको वो टेम्परेचर बढ़ाने की ज़रूरत है? तो नहीं, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिनिंग और पिन हेड के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास ज़रूरी होता है। तो आपको टेम्परेचर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, टेम्परेचर 16 से 18 फ़ाइन है। ह्यूमिडिटी पे नज़र रखें कि 85 के आसपास हो, 85 से 90 के बीच में हो, जिससे कि जो पिनिंग और पिन हेड हो रहे हैं वो मशरूम में कन्वर्ट हो जाएं। अच्छे तरीके से शेप एंड साइज़ लें और उसमें आप हवा को देते रहें जैसे कि आप पहले दे रहे थे, जिससे कि जो अभी पिनिंग हो रही है वो प्रॉपर्ली बन जाए। अगला क्वेश्चन है बेड बबल की प्रॉब्लम। बहुत लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, इस पर मैंने 3 वीडियोज़ भी बनाए हैं। आज भी कोशिश मेरी यही है कि मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ। तो बेड बबल का कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई नहीं है जिसका आप स्प्रे करके आप उसको हटा पाएँ। इसका बस एक तरीका है कि आप उसको सफाई करें। जितने एरिया में आपके कंपोस्ट में जितने में बेड बबल दिखाई दे रहा है सारा क्लीन करें, सबको बाहर करें। उसको डील करते टाइम किसी और चीज़ को टच ना करें, नहीं तो वहाँ पे भी हो जाएगा, मतलब दूसरी जगह कंपोस्ट को टच ना करें। उसके बाद में उसमें केसिंग फिल करें जिस जगह पे भी गड्ढे हो गए हैं। बैग है तो बैग को तो बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर दें। बेड पे है तो उस एरिया के पूरे बेड पे से आप कंपोस्ट और केसिंग निकाल के बाहर करें, उसकी जगह पे केसिंग वापस से रिफ़िल करें और उसके बाद फिर बावस्टीन का स्प्रे करें। तो ये इसका सोल्यूशन अभी तक मेरे को समझ में आया। इससे काफ़ी हद तक आपके फार्म में बेड बबल कंट्रोल हो जाएगा। इनिशियल स्टेज पे अगर आप देख पाएंगे तो कंट्रोल करना आसान हो जाएगा, लेकिन एक बार आपके फार्म में पूरे में फैल गया, बेड में ज़्यादातर बेड में आ गया, तो फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऑब्ज़र्वेशन बहुत ज़रूरी है कि आप अपने फार्म पे नज़र रखें कि कहीं कुछ बेड बबल जैसा आ तो नहीं रहा।
इनिशियल स्टेज में आएगा, 1-2 जगह पे आएगा तो उसको क्लीन करके काम हो सकता है। बट अगर ज़्यादा में फैल गया, ज़्यादा कंपोस्ट या ज़्यादातर बेड में आ गया तो फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, फिर आपका प्रोडक्शन हिट होगा और आपको कंपोस्ट पूरा का पूरा ही डिस्कार्ड करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आकाश जी की तरफ से था कि इनका जो टेम्परेचर है वो 10 से 12 के आसपास है और अभी पिनहेड निकल रहे हैं। तो टेम्परेचर लोअर साइड है ये, जिसमें पिनहेड स्लो हो जाते हैं। कोशिश ये करिए कि आप टेम्परेचर बढ़ा पाएँ। उसका तरीका मैंने एक वीडियो में इससे पहले डाला हुआ है कि आप जब हवा दे रहे हैं तो वो दोपहर को दीजिए, जिस टाइम पे ह्यूमिडिटी कम होती है और टेम्परेचर ज़्यादा होता है। उसके बाद आप अपने रूम को सील बंद कर सकते हैं, जिससे टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ह्यूमिडिटी वहीं मेंटेन हो जाएगी। लेकिन अगर इस तरीके से भी नहीं हो रहा है तो उसके तरीके और भी हैं, जैसे कुछ लोग हेलोजन लाइट जला के रखते हैं। बट ये सारे प्रिकॉशन करते हुए कि अगर आप अंदर गर्मी दे रहे हैं तो ह्यूमिडिटी पे ज़रूर नज़र रखिए, क्योंकि होता क्या है, जब आप गर्मी देंगे अंदर तो ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी और ज़्यादा एक साथ गिरेगी, जो हवा में नमी है वो भी जलेगी। तो पैरामीटर आप सारे के सारी चीज़ें मेंटेन करके रखें। एक कहीं पे किसी भाई ने इवन बड़ा सा ड्रम भी यूज़ कर रखा था, जिसमें मुंह बाहर की तरफ कर रहा हुआ था और आग लगा रखी थी, मतलब उसमें आग जला रखी थी, जिससे कि हीटिंग अंदर जा रही थी। बट ये सारे प्रिकॉशन, आप लाइट का हीटर यूज़ कर रहे हैं या फिर जो भी मीडियम यूज़ कर रहे हैं, आप इन 4 पैरामीटर पे हमेशा नज़र बना के रखिए कि कहीं ऊपर ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो जाए। जो आपके 3-4 पैरामीटर हैं, एक तो आपकी ह्यूमिडिटी है, दूसरा आपका टेम्परेचर है, मतलब एक पैरामीटर कंट्रोल करने के लिए ऐसा ना हो कि दूसरा पैरामीटर नीचे गिर जाए या दूसरा पैरामीटर ऊपर उठ जाए। तीसरा पानी है, और फिर आपका जो भी फ्रेश एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी रिक्वायर्ड है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। ये इसके ऊपर तो मैंने अभी एक वीडियो डालने वाला हूँ। अर्जुन सर के ही सजेशन पे मैं वो वीडियो बना रहा हूँ एक तरीके से, कि हाउस फ्लाई का अटैक हुआ है। जो इससे पहले कमेंट आ चुका है वो यही अर्जुन सर हैं, जिनके सजेशन पे मैंने वो सजेशन किया था कि पहले तो आप प्रिकॉशन ही करें, विंडो में नेट यूज़ करें जिससे मक्खी अंदर ना जा पाए। फिर अर्जुन सर ने मेरे को एक फ़ोटो भी भेजा कि उनके, या फिर पता नहीं उन्हीं के फॉर्म पे था या किसी दूसरे फार्म से लिया था। यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि इनका काफ़ी नुकसान हो गया था। तो कोशिश यही रखें कि प्रिकॉशन रखें, नेट वगैरह यूज़ करें, मक्खी अंदर ना जाए तो बहुत अच्छा है। मक्खी का अटैक हो जाए तो दवाई यूज़ करें, लेकिन दवाई से भी कंट्रोल होगा, लेकिन नुकसान तो वो कर ही जाएगी। एटलीस्ट जब तक आपको पता चलेगा तब तक आपका काफ़ी नुकसान हो चुका होगा। तो प्रिकॉशन आप ऐसे रखें कि नेट का यूज़ करें जिससे मक्खी अंदर जा ही ना पाए, और मक्खी एक आध अगर दिखाई भी दे तो उसके लिए आप दवाई वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किसी भी दवाई का यूज़ बेड और मशरूम के ऊपर ना करें। ये क्वेश्चन बहुत जेनरिक है, जिसका ज़्यादातर लोगों को शायद पता होगा कि पिनहेड दिखने लगे हैं, पानी कितनी बार देना चाहिए। पानी कितनी बार देना चाहिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि जो आपकी केसिंग है उसमें नमी कितनी है। आप केसिंग को टच करके देखिए, केसिंग में अगर आप 2 उंगलियों के बीच में दबा के देखिए, केसिंग हल्की सी लेके, अगर आपके में हल्का सा पानी आ जाता है तो इसका मतलब आपके केसिंग में नमी सही है। केसिंग अगर आपको ऊपर से ड्राई दिखाई देती है, तब मतलब हल्की सी ड्राई होनी शुरू हो जाए, तब आपको पानी उसमें स्प्रे करना है। अब वो आपको हो सकता है कहीं ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो तो आपको 1 दिन के अंतराल में भी डालना पड़ सकता है, टेम्परेचर ज़्यादा हो, ठंड ज़्यादा हो, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो तो ये भी हो सकता है 4-5वें दिन आपको पानी का स्प्रे करना पड़े। तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। नमी बस इतनी होनी चाहिए कि वो केसिंग नम होनी चाहिए। पानी ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ओवर वाटरिंग से क्या होता है कि पानी कंपोस्ट में चला जाएगा, और कंपोस्ट में जाने के बाद कंपोस्ट के माइसीलियम को डिस्ट्रॉय कर देगा। माइसीलियम डिस्ट्रॉय हो गया तो आगे से पिनिंग बननी बंद हो जाएगी, प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा। तो ओवर वाटरिंग को भी अवॉइड करें, पानी बस हल्का सा स्प्रे करें जिससे केसिंग में आपके पानी रहे। अगला क्वेश्चन जो है उनका वही है कि नाइट का टेम्परेचर, क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया होगा। तो इनका वही क्वेश्चन था कि भाई टेम्परेचर जो है वो 13 डिग्री सेल्सियस है, ह्यूमिडिटी 99 है, जो कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए तरीका मैंने पिछले कमेंट्स में भी था, इस पे हम डिस्कस कर चुके हैं कि आप जो फ्रेश एयर दें वो वैसे टाइम पे दें जब धूप हो, ह्यूमिडिटी कम हो, टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा की तरफ हो, और फिर उसको सील बंद कर दें। इसके अलावा और भी तरीके हैं, जैसे हमने डिस्कस किए कि
रूम के अंदर टेम्परेचर कैसे बढ़ाना है, वो सारी चीज़ें ध्यान रख के आप उसको कर सकते हैं। ये क्वेश्चन था कि मशरूम तोड़ते टाइम क्या होता है कि जब हम इसको तोड़ते हैं तो जड़ सहित कंपोस्ट सहित नीचे से आ जाते हैं, उसके साथ में कुछ पिन हेड्स भी आ जाते हैं, छोटी छोटी पिनिंग जो हो रही होती है वो जड़ में लग के ऊपर आ जाती है, तो हमको ये फ़ील होता है कि हमारा डैमेज हो रहा है। बट उन सारी चीज़ों पे आप इतना कंट्रोल कर नहीं सकते, क्योंकि आपको ट्विस्ट एंड पुल वाली मेथड अपनाना होता है कि घुमाना होता है, फिर इसको खींच लेना होता है। तो उसके साथ जो भी आ गया वो तो आ गया, उसको आप दोबारा से नहीं कर सकते, वो नुकसान तो है ही है। एक क्वेश्चन और भी आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मशरूम जो हैं वो बंच में आ रहे हैं, तो बंच में जब आते हैं तो उनकी समस्या ये थी, मेरे हिसाब से तो ये अच्छी बात है कि बंच में आ रहे हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उनको तोड़ने की दिक्कत आ रही थी। तोड़ने की दिक्कत क्या आ रही थी, जब वो ऊपर के टॉप को पकड़ के घुमाते हैं तो वो खाली जो कैप है वो उनके हाथ में आ जाती है। तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम पहले कौन से मशरूम को पहले प्रीफर करना है। जो बाहर की तरफ है, जिसके पास थोड़ा सा स्पेस है, उसको पहले तोड़ें रादर देन बीच वाले को पकड़ने के, क्योंकि बीच वाला जो है वो टाइटली बाकी चारों तरफ वाले मशरूम से कवर्ड है, जिसके चक्कर में वो नीचे का जो स्टेम है वो वहीं रह जाता है और ऊपर की कैप टूट जाती है। तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको कौन सा मशरूम पहले पिक करना है, बाहर की तरफ वाले को पहले पिक करना है या फिर एक तरफ से तोड़ना शुरू करें और दूसरी तरफ को निकल जाएं, जिससे आपको स्पेस मिलता रहेगा, मशरूम प्रॉपर्ली टूटते रहेंगे और वो जो काटने वाला एरिया जो है जड़ नीचे के वो निकाल के उसको बाहर फेंकें, ना कि मशरूम में कहीं पे मशरूम फार्म में अंदर रखें। उससे क्या है कि उससे भी इन्फेक्शन फैल सकता है। और इस पे मैंने एक छोटा सा वीडियो बना के भी डाला है कि भाई क्या करें, किस तरीके से करें। पैकिंग की तरफ नहीं गया था बट मैं केवल हार्वेस्ट करके किस तरीके से हार्वेस्ट करना है और क्या क्या प्रिकॉशन रखने हैं उसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ। तो ये आज के कमेंट्स थे, होपफुली कुछ लोग इससे हेल्प ले पाएंगे और उम्मीद करता हूँ कि और कमेंट्स आएंगे, कुछ इम्पोर्टेंट कमेंट्स आएंगे जिससे कि हम उसको आगे लोगों के साथ शेयर कर पाएँ। तो इस तरीके के कुछ कमेंट्स अच्छे भी मिलेंगे कि भाई हाँ कुछ अच्छा कर रहा हूँ, मैं भी छोटी छोटी समस्याओं को रिज़ॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़िंदगी में छोटी छोटी समस्याएं अगर सॉल्व होती रहें तो फिर बड़ी बड़ी समस्याओं से निपटने के मौके मिल जाएंगे, क्योंकि छोटी छोटी नहीं निपट पाएंगे तो बड़ी से क्या निपटेंगे। तो माइंड कुछ इसी तरीके से खेलता है, जैसे छोटी छोटी खुशियाँ ज़रूरी होती हैं वैसे छोटे छोटे इशू को रिज़ॉल्व करना भी ज़रूरी होता है। बाकी आप वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, नए यूज़र्स के साथ शेयर करते रहिए, जो नए मशरूम ग्रोअर हैं उनको इसके बारे में अवेयर कराइए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज बढ़ती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। राम राम।